माता पिता एक किसान थे। नरेश ने शहर में रहकर पढ़ाई की थी और वहीं नौकरी कर रहा था। लेकिन अचानक नरेश की नौकरी चली जाती है, जिससे वो बेहद परेशान हो जाता है। नरेश की परेशानी कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं जादुई प्याज की कहानी। दिन भर काम करके नरेश ऑफिस से घर लौटा था। कितना थक गया हूँ। जब सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने में मैं इतना थक जाता हूँ तो पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करके कितना थक जाते होंगे। मुझे माँ और पिताजी के सपने को पूरा करना ही होगा। गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाना होगा जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। नरेश के पिता ने उसे शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। गरीब होने के बाद भी उन्होंने खूब मेहनत की और नरेश की पढ़ाई पूरी होने तक खेतों में काम करते रहे। नरेश का एक छोटा भाई था सुरेश। एक बार सुरेश काफी बीमार पड़ गया। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बेहद गरीबी के कारण नरेश के माता पिता सुरेश को शहर ले जाकर उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण सुरेश की मौत हो गई थी। जिसके बाद नरेश के माता पिता ने नरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उनका एक ही सपना था कि नरेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और गांव में एक अस्पताल खुलवा दे। माता पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश शहर में नौकरी कर रहा था। नरेश के पिता बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्होंने खेती का काम छोड़ दिया था। उस दिन काम से लौटने के बाद नरेश अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी उसके पिता महेंद्र का फोन आता है। अब नमस्ते पिताजी। फोन पर नरेश के पिता खांस रहे थे। क्या हुआ पिताजी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नरेश बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे दवाई लेनी है। तो कुछ पैसे भेज दे। ठीक है पिताजी, ये महीना अब खत्म होने ही वाला है। मैं आपको जल्दी ही पैसे भेज दूंगा। बेटा, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज ही पैसे चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। नरेश ने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे और अपने पिता को भेज दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विजय। सैलरी आते ही मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। लेकिन दूसरे दिन जब नरेश ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। वो अपने बॉस के पास जाकर कहता है, सर, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी मेहनत से अपना काम पूरा करता हूँ, फिर भी आपने मुझे काम से निकाल दिया। नरेश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें काम से निकाला गया है। देखो, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए मैंने कंपनी बंद करने का फैसला किया है। तुम्हारे साथ साथ सभी कर्मचारी काम से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि मैं तुम सबको तनख्वाह देने की हालत में नहीं हूँ। आई एम सॉरी। नरेश की नौकरी चली जाती है, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती है। उदास होकर नरेश घर वापस आ जाता है। मेरी नौकरी चली गई है, अब माँ पिताजी को पैसे कैसे भेजूंगा? नरेश इसी चिंता में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती है। ये घड़ी बेच देता हूँ और पैसे पिताजी को भेज दूंगा। नरेश घड़ी बेचने बाजार जाने वाला था, तभी उसका दोस्त विजय उसके पास आता है। अरे नरेश, आओ आओ विजय, कैसे आना हुआ? तू तो जानता ही है कि हमारी नौकरी चली गई है। तूने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो वापस कर दे यार। विजय, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझसे उधार क्यों मांगता? हमें सैलरी भी नहीं मिली है, अभी मैं तेरा उधार नहीं चुका सकता। उधार नहीं चुका सकता तो अपनी घड़ी मुझे दे दे। लेकिन विजय, ये घड़ी मैं तुझे नहीं दे सकता। नरेश, महीना खत्म हो गया। मुझे किराया दे दो। अंकल, आज मेरी नौकरी चली गई है और तनख्वाह भी नहीं मिली। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूँ। है, 1 सप्ताह में किराया चुका देना भाई, नहीं तो जो है ये मकान जो है खाली कर देना। मकान मालिक वहां से चला जाता है। नरेश चिंता में डूबा हुआ था, जिस कारण उसकी भूख भी मर जाती है और वो बिना कुछ खाए सो जाता है। दूसरे दिन जब नरेश सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन पर उसकी माँ शोभा के कई सारे मिस्ड कॉल थे। नरेश घबरा जाता है। वो अपनी माँ को फोन करता है। माफ करना माँ, कल मैं जल्दी सो गया था। क्या बात है नरेश बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो तू अभी तक कैसे सो रहा है? सुबह के 9 बज गए हैं। क्या तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है? ओह, आज मैं लेट हो गया। कल ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए बहुत थक गया था। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। सुन नरेश बेटा, आज शाम को कुछ पैसे भेज देना। ठीक है माँ, मैं आज शाम को पैसे जरूर भेज दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। नरेश फोन रख देता है। अब मैं क्या करूँ?
शाम को माँ को पैसे कैसे भेजूंगा? मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। नरेश रसोई में जाता है और अपने लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। वो अपने लिए रोटियां बनाता है। सब्जी तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी प्याज रखी है। आज इस छोटी सी प्याज के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। नरेश चाकू लेकर आता है और उस प्याज को काटने ही वाला था कि वो प्याज बोल पड़ती है। मुझे मत काटो नरेश, मैं एक जादुई प्याज हूँ। प्याज को बोलता देखकर नरेश डर जाता है और प्याज उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। मुझे उठाओ नरेश और संभाल कर रखो, मैं बड़े काम की चीज हूँ, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। तुम मेरी मुश्किलें कैसे दूर कर सकती हो? तुम तो एक छोटी सी प्याज हो। मैं देखने में छोटी हूँ लेकिन जादुई हूँ। अच्छा, तुम क्या जादू कर सकती हो? अभी दिखाती हूँ अपना जादू। उस प्याज के अंदर से ढेर सारे प्याज निकलने लगते हैं और सभी प्याज के पकौड़े में बदल जाते हैं। देखते ही देखते नरेश के घर में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का ढेर लग जाता है। इतने सारे प्याज के पकौड़े, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा? नरेश, तुम इन प्याज के पकौड़ों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जरा इन्हें खाकर तो देखो। नरेश एक पकौड़ा खाता है। हम्म, आह, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले, इस घर की चाबी अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया।
अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी।